रात का ना जाने कौन सा पहर था जब इसकी आंख खुली। वो उठकर बैठी। शदीद प्यास से इसका हल्क खुश्क हो रहा था। वो उठकर बैठी और बेड के साइड टेबल पर पड़ा पानी का जग उठाया। वो खाली था। ये तो खाली है, इसे भरकर लाती हूँ, इसने दिल में सोचा और बेड से नीचे उतरी। नीचे उतरकर वो पैरों में चप्पल पहन रही थी जब इसकी नज़र बेड की दूसरी जाने पड़ी। हैरत का शदीद झटका इसे लगा। मामा कहाँ गई? इसने खुद से सवाल किया। वो अपनी मामा की साथ सोती थी। इसने बाथरूम में झांका तो वो वहाँ नहीं थी। मामा इस वक्त कहाँ चली गई? रात के 2 बज रहे थे। वो परेशानी से कमरे से बाहर निकलकर लाउंज में आई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन नीचे वाले फ्लोर में रोशनी की एक लकीर कहीं नजर दाखिल हुई। मामा, इसने पुकारा पर कोई जवाब नहीं आया। वो घबराहट का शिकार हो रही थी, लेकिन हिम्मत करके नीचे वाले फ्लोर पर आई। वो भी अंधेरे में डूबा हुआ था। बस एक कमरे की लाइट जली हुई थी और इसका दरवाजा आधा खुला हुआ था, जिससे हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। मैं तो लाइट बंद करके सोई थी। फिर किसने? लगता है मामा यहाँ है, इसने दिल में सोचा और कमरे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन दरवाजे के पास आकर इसके कदम थमे थे, क्योंकि कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो वहीं रुक गई और आवाज़ों पर गौर करने लगी। आप हमेशा के लिए वापस आ गए हैं? कैप्टन रज़ा की पुरउम्मीद आवाज़ आई। हमेशा के लिए तो नहीं, हाँ अलबत्ता मेरा वो मिशन पूरा हो गया है, तो दूसरे मिशन तक मैं फारिग हूँ। जवाब में जो आवाज़ इसके कानों से टकराई, इसने रुशना के पैरों तले ज़मीन खींच ली थी। वो आवाज़ इसके बाबा की थी, वही बाप जिसे पिछले 10 सालों से सब मुर्दा कहते रहे थे। और वो दरवाजे पर साकित खड़ी थी। हमने रुशना को हमेशा यही कहा था कि आप मर चुके हैं। आपके रुशना की मामा की आवाज़ आई थी। सही कहा, मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी दुश्मन को ये खबर हो कि मैं जिंदा हूँ, इन्होंने जवाब दिया। हसन, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। अजना बेगम की आवाज़ आई। सिर्फ वही होगी, आप नहीं हुई मुझसे मिलकर खुश? इन्होंने शरारत से पूछा। बाबा, हम सब इसे हमेशा यही क्या है, आप जिंदा नहीं हैं। रज़ा ने कहा। बिल्कुल सही किया, इन्होंने मुख्तसर सा जवाब दिया। इसी वक्त रुशना ने धड़ से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। सबकी नजरें इस पर पड़ी। रुशना बेटा, तुम जाग रही हो? अजना बेगम ने पूछा, पर इसकी आंखों से आंसू रवा थे। बाबा, इसने ब्रिगेडियर हसन को मुखातिब किया। वो ठीक नहीं लग रही थी। 10 साल बाबा, 10 साल बहुत होते हैं किसी का इंतजार करने के लिए। मैं पागलों की तरह आपका इंतजार करती रही, और आपकी नज़र में मेरी इतनी सी भी अहमियत नहीं कि आप मुझे ये पता चलने दें कि आप जिंदा हैं। आपको क्या लगता था मुझे पता चल गया तो मैं आपके दुश्मनों को बता दूंगी? मुझसे बाबा, एक 12 साल की बच्ची से खदशात थे आपको। इसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। रज़ा आगे बढ़कर इसे समझाना चाहता था, लेकिन हसन साहब ने इसे हाथ के इशारे से रोक दिया। आपको पता है, जब आप चले गए थे, मैं कितने अरसे तक स्कूल में छुट्टी होने पे दरवाजे पर इस उम्मीद पे खड़ी होती थी कि आज आप मुझे लेने आएंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी के कितने अहम दिन आपके बगैर गुजारे हैं। मैंने स्कूल पास किया, कॉलेज और फिर ग्रेजुएशन। कितनी भी बार मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी होगी, और आपकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं। सबको पता था कि आप जिंदा हैं, फिर मुझसे क्यों छुपाया गया? मुझे क्यों झूठ बोला आप सबने? मैं कि आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी बाबा, नहीं थी मुझे आपसे ये उम्मीद। इससे तो अच्छा था कि आप कभी वापस ही नहीं आते। मैं सारी ज़िंदगी गुजार देती आपके इंतज़ार में। कम अज़ कम मुझे ये तो नहीं पता चलता कि आपने मुझे सच अनजान रखा था। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। वो रोती हुई वहाँ से चली गई। बाकी सब दम साथे खड़े थे। कृष्ण से इन सबको इस बात की तवक्को नहीं थी। आज वो काफ़ी अरसे बाद अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ था। वो मनमौजी ज़रूर था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह नहीं था। वो फैक्ट्री इसीलिए नहीं जाता था कि पीछे दादी अकेली होगी, और वो इन्हें नौकरों के रहम करम पर नहीं छोड़ जाता था। वो एहसास करना जानता था, बस बाकी सब की तरह इजहार नहीं करता था। अब चूंकि अलीना आ गई थी, तो दादी की तरफ से वो बेफिक्र हो गया था, लिहाजा अब वो ऑफिस जा रहा था। पहले वो ऑफिस तभी जाता जब किसी क्लाइंट से डील करनी होती या फैक्ट्री के लिए कोई मशीन वगैरह खरीदनी होती, लेकिन आज से इसने रोजाना ऑफिस जाने का वादा किया था। बाल बनाने के बाद इसने परफ्यूम की आधी बोतल खुद पर स्प्रे की और घड़ी कलाई पर बांधने लगा। इसी वक्त अलीना हाथ में एक टोंगा लिए इसके कमरे में दाखिल हुई और इसे अली बेड पर रख कर इसके पास आई। वाह, क्या बात है भाई, इसने अली को देखकर सताइश से कहा तो वो मुस्कुराया। एक काम क्यों नहीं करते, पानी वानी छोड़ो और परफ्यूम से ही नहाया शुरू करो। वो आखिर अली की ही बहन थी, भिगो भिगो कर मारने में अपना स्थान ही नहीं रखती थी। कल ऊपर वाली टंकी में भरवा दूंगा। वो काबिल भी फिर अली था। वैसे इतना चिंगारता हुआ परफ्यूम मारकर घर से नहीं निकलना चाहिए, चुड़ैलें आशिक हो जाती हैं। अलीना ने इसे डराना चाहा। इंसान की बच्चियां तो आशिक हुई नहीं, चुड़ैलें क्या कहा होंगी। अली ने दुख से हंकारा भरा। हाँ, तो ऐसी शक्लों पर चुड़ैलें ही आशिक होती है, इंसान की बच्चियां अंधी थोड़ी हैं। आज अली को पता चल रहा था कि अपने ही जैसे इंसान को हराना कितना मुश्किल होता है। अच्छा देखो, मैंने तुम्हारे लिए सेवइयां बनाई हैं, तुम्हें पसंद है ना? गरम है, आओ जल्दी से खा लो। वो कहकर डोंगे के पास आ गई और इस पर से ढक्कन हटाकर इसमें से एक प्लेट में अली के लिए सेवइयां निकालने लगी। अली इसे देखने लगा। वो फिर से अपने बचपन में पहुंच गया था, जब वो सुबह स्कूल के लिए तैयार होकर करता था और अम्मी इसके लिए
सवैयाँ तैयार करके इसके कमरे में लाती थी। अली तुम तैयार हो गए, चलो आओ जल्दी से सवैयाँ खा लो, गरम गरम है। वो इससे कहती, अम्मी आप इतने मज़े की सवैयाँ बनाती हैं, मेरा दिल करता है रोज़ खाऊं। वो मुँह सवैयों से भरा चम्मच रखकर बोलता तो हंस देती। अच्छा अगर मैं ना रही तो तुम्हें सवैयाँ बनाकर कौन खिलाएगा? वो पूछती, आप मुझे सारी जिंदगी सवैयाँ बनाकर खिलाएंगी, कहीं नहीं जा रही हैं आप। वो मरने से नहीं कहता। और आज कितने साल बाद इसके लिए किसी ने सवैयाँ बनाई थी। लोग कहते हैं कि बड़ी बहन माँ के बराबर होती है, लेकिन अली कहता था कि बहन चाहे बड़ी हो या छोटी, वो माँ के बराबर होती है। जब अलीना डोंगे में से इसके लिए सवैयाँ निकाल रही थी तो एक लम्हे को इसे ऐसा लगा जैसे इसकी माँ सामने खड़ी है। वो भी तो हूबहू ऐसी ही थी, हालांकि वो आयमा की सौतेली बेटी थी, लेकिन इसने हैरत अंगेज तौर पर नाक नक्शे आयमा की ही चुराए थे। हत्ता की आंखें भी आयमा जैसी नीले रंग की थी। देखने वाले इसे आयमा की ही बेटी समझते थे और वो भी खुशी खुशी अलीना को अपनी बेटी बताती थी। और ये बात अलीना की सगी माँ को नागवार गुजरती थी। ओ हीरो कहाँ गुम हो गए? अलीना ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो होश में आया। मैं सोच रहा था कि काफी दिनों से तुम्हारे हाथ की बनी बिरयानी नहीं खाई, इसने कहते हुए सवैयों से भरा चम्मच अपने मुंह में रखा तो इसकी मिठास इसके मुंह में घुल गई। वही जायका, वही खुशबू, वही मिठास जो इसकी माँ के हाथों में बनी सवैयों में होती थी। तो आज दोपहर के खाने में तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊं? इसने पूछा। नहीं यार, कल रात को मैंने दादी से भी बिरयानी की फरमाइश की थी तो कहने लगी कि अगले हफ्ते बनाऊंगी। मैंने कहा अलीना बना देगी, लेकिन दादी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मतलब नहीं होता है। वो मुंह बनाते हुए बोला तो वो हंसी, और तुमने हार मान ली? तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे भाई की सिर्फ दादी के आगे ही नहीं चलती, और जहाँ अली की नहीं चलती वहाँ अलीना की चलती है। अलीना ने शरारत से कहा तो वो भी मुस्कुराया। तो मतलब मेरी बिरयानी पक्की? इसने पूछा। हाँ पक्की, चलो अब जल्दी से सवैयाँ खत्म करो। इसने अली के सर पर चपत लगाई। बड़ा हूँ तुमसे। अली ने इसे आंखें दिखाई। पता है पता है। इसने हंसते हुए इसके सर पर एक और शपथ लगाई तो वो खुद भी हंस दिया। मुझे इन लोगों का पता बताओ जो कहते हैं कि सौतेले रिश्तों में कभी मोहब्बत नहीं होती। हल्के आसमानी रंग का लिबास जेब तन किए आज वो दिल से तैयार हो रही थी। हाथ में सफेद फूलों का एक गुलदस्ता थामे वो हैदर के घर आई हुई थी। रोमा से मिलकर वो अब इसके कमरे की जानिब जा रही थी। नीले लिबास में इसकी कांच सी ब्राउन आंखें और भी ज्यादा नाजुक लग रही थी। दूसरी तरफ हैदर फोन पर मारिया से बात कर रहा था और ये बिल्कुल इत्तेफाक ही था। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? मुझे दुख होता है तुम्हें देखकर, हैदर ने अफसोस से कहा। मारिया कल से बुखार में थी। इसकी इस दिन वाली हरकत पर सिर्फ हन्नान ही नहीं बल्कि हैदर भी गुस्सा था। इसलिए इसने खुद से मारिया को फ़ोन नहीं किया था, बल्कि इसी ने हैदर को कॉल की थी। नहीं मारिया, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब अंकल और आंटी का किया धरा है। हैदर की आवाज़ नरम हुई। तुम बहुत अच्छी हो, क्यों अपने आप को बुरा समझ रही हो? मैं जानता हूँ, मेरे दिल से पूछो, तुम बहुत प्यारी लड़की हो और तुम खुद को अकेला मत समझो। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रह। बात करते हैदर की नजरें दरवाजे पर पत्थर बनी खड़ी हरीम पर पड़ी तो इसको ब्रेक लगा। मारिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, इसने कहते हुए फोन काटा। हरीम तुम कब आई? इसने हरीम की ब्राउन आंखों में देखते हुए खुशगवारी से कहा, जो कि इस वक्त साकित खड़ी थी। मैं तो तुमसे अपने कहे हुए अल्फाज के लिए माफ़ी मांगने के लिए आई थी। मैं तो तुम्हें बताना चाहती थी कि मैंने जो भी कहा था सिर्फ गुस्से में कहा था, क्योंकि मैं हालात को कबूल नहीं कर पा रही थी। मेरे लिए उसे बहुत जल्दी था। वो रुक रुक कर कह रही थी क्योंकि शायद वो रो रही थी। हैदर दम साथे खड़ा था। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। मैं रोज़ाना तुम्हारे घर से निकलने का इंतज़ार करती हूँ ताकि मैं तुम्हें देख सकूँ। मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती थी कि मैं सिर्फ तुम्हें सोचती हूँ। मैं भूल गई हूँ आज़र को। ये बताना चाहती थी कि तुम्हें किसी और लड़की के साथ हंसता देखकर मुझे बुरा लगता है, तकलीफ होती है मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हैदर सिर्फ मेरा है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। न चाहे इससे लड़ूँ या इसे बुरा भला कहूँ, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इसकी आंखों से लड़ियों की सूरत बह रहे थे। हैदर की तो बोलती बंद थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था जो वो सुन रहा है वो सब हरीम ने कहा है। वो अभी ठीक से खुश भी नहीं हो पाया था कि हरीम दुखी आवाज़ से इसके कानों से टकराई। लेकिन मैं गलत सोचती थी। तुम मेरे नहीं मारिया के हो। तुमने इतनी आसानी से मेरी जगह किसी और को दे दी हैदर। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं, इसने रोते हुए कहा और हाथों में पकड़ा गुलदस्ता वही ज़मीन पर फेंकती रोते हुए वहाँ से चली गई। हरीम मेरी बात तो सुनो। हैदर ने इसे पुकारा मगर वो तेजी से वहाँ से चली गई थी। हरीम ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम कितनी बेवकूफ़ हो, इसने आहिस्ते से कहा और ज़मीन पर बड़ा गुलदस्ता उठाया। हरीम वहाँ से जा चुकी थी। मैं तुम्हें मना लूँगा, इसने फूलों को सूंघते हुए दिल में कहा और मुस्कुरा दिया। शाम का वक्त था। वो उदास से पार्क में रखी बेंच पर बैठी हुई थी। दिल हर चीज से उचाट हो चुका था। तभी ऑफिस से वापस आते हमजा की नजरें इस पर पड़ी। वो गाड़ी पार्क करके बाहर रोककर अंदर दाखिल हुआ। बहुत से बच्चे वहाँ खेल रहे थे। ब्लैक पैंट पर डार्क ब्राउन शर्ट पहने ब्राउन कांसी आंखों वाला वो मर्द हर निगाह का मरकज था। रुशना, यहाँ क्या कर रही हो? इसकी बेंच के पास पहुंचकर हमजा ने इसे मुखातिब किया तो इसने सिर्फ आंखें उठाकर इसे देखा। क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? वो परेशान हो गया। कुछ नहीं हुआ,
तुम यहाँ से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। इसने रुख मोड़ते हुए कहा। तुम्हारे बाबा वापस आ गए हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम रो रही हो। इसने कहा। सभी को खबर हो चुकी थी, ब्रिगेडियर हसन वापस आ गए हैं। नहीं हूँ मैं खुश, इसने गुस्से से कहा। तो वो हैरान हुआ, पर क्यों? क्योंकि इस कल रात वाली सारी बातें हमजा को बता दी। तुमने आधी अधूरी बात सुनी और अपने बाबा को इतना सब कुछ सुना दिया। हमजा ने अफसोस से कहा। तो वो साकित हुई। क्या तुमने सोचा है रोशना कि वो अपने घर से दूर इतने सालों तक अकेले कैसे रहे होंगे? तुम्हें सिर्फ इस बात का दुख है कि सबको इनके जिंदा होने की खबर थी सिवाय तुम्हारे। अगर इन्होंने तुम्हें अनजान रखा है तो यकीन मानो इसमें कोई मसलहत होगी। अल्लाह के बाद माँ बाप ही होते हैं जो कभी आपका बुरा नहीं चाहते। तुम्हें नहीं बताने में भी इन्हीं तुम्हारी ही भलाई होगी। और तुमने तो इतने साल तक इनका इंतजार किया, फिर तुम कैसे इतना बुरा सलूक कर गई इनके साथ? हमसे की बातें इसे समझ में आ रही थी। मैं अब क्या करूं? इसने पूछा। जाकर इनसे माफ़ी मांगो, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ़ कर देंगे, हमसे ने कहा और फिर इसे खुदा हाफिज कहता वापस चला गया। वो कितनी ही देर वहाँ बैठी इसकी बातों को सोचती रही। वो घर में दाखिल हुई तो वहाँ कोई नजर न आया। वो खामोशी से अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर इसे अपनी चादर उतार कर बिस्तर पे फेंकी ही थी कि इसकी नज़र बेड पर पड़ी, डायरी पर गई। वो हैरान सी बेड पर बैठी डायरी उठाई तो डायरी के नीचे एक लिफाफा रखा हुआ था। इसने वो लिफाफा खोला तो अंदर एक खत था। इसने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। रोशना मेरी गुड़िया, क्या तुम जानती हो मैं एक बहुत ही असूल पसंद, संजीदा और मगरूर इंसान हुआ करता था। मुझे घर में भी हर चीज़ मेरे बनाए हुए असूलों के मुताबिक चाहिए होती थी। जब भी मेरी ड्यूटी कराची में होती थी और मैं शाम को घर वापस आता था तो घर में आने के बाद सिवाय सलाम की और कोई बात ना करता। पहले मैं यूनिफॉर्म चेंज करता, खाना खाता और फिर रात को चाय पीते हुए घर वालों से सिर्फ ज़रूरी बातें कर लेता। मेरी इस रूटीन में मेरी शादी के बाद भी कोई फ़र्क नहीं आया, हत्ता कि रज़ा और ऑन के आने से भी नहीं। वो दोनों मुझसे एक हद में रहकर ही बात करते थे और वो हद भी मेरी बनाई हुई थी। फिर तुम आई। तुमने आकर मुझे बदल कर रख दिया। जब तुम पैदा हुई थी तब मैं कराची से बाहर था। मैंने तुम्हें तब देखा था जब तुम 7 माह की थी, छोटी सी गुड़िया जैसी। मैं तुम्हें गोद में लेकर कितनी ही देर देखता रहा और फिर इस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। मैं जो कम बात करता था तुम्हारे साथ हर वक्त बोलता रहता। मैं नमाज पढ़ता तो तुम मेरी पीठ पर चढ़कर बैठ जाती। मैं आता तो तुम अपने वॉकर पर मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। मैं जैसे ही घर पहुंचता तो मुझे देखकर खुशी से चहकने लगती और मैं जो कभी अपने असूलों पर समझौता नहीं करता था, तुम्हारे सामने सारे असूल मुझे भूल जाते थे। मैं इन्हीं कपड़ों में तुम्हारे पास आता और तुम्हें गोद में उठाकर प्यार करता, तो कभी कंधे पर बैठा लेता, तुम्हें अपनी गोद में बैठाकर खाना खिलाता, कभी कभी फर्श पर लेट जाता और तुम अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे सर की मालिश करती। मैं जो तुम्हारी माँ से भी कम बात किया करता था, तुम्हारे आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो रवैया मैंने तुम्हारी माँ के साथ रखा हुआ है, अगर कल को कोई तुम्हारे साथ भी वैसा ही रवैया रखे तो क्या मैं बर्दाश्त कर पाऊँगा? उसने भी तो किसी की बेटी है। और इस दिन मैंने अपने रवैये को तब्दील कर लिया। मैं इसके साथ हंसता भी था और बाकी दोनों के साथ खेलता भी था। मुझे भी एहसास हुआ कि घर को घर ही रहने देना चाहिए, आर्मी की ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाना चाहिए। मेरी बेटी की मोहब्बत ने मुझे बदल कर रख दिया। और तुम कहती हो कि मेरी नज़र में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, कोई अहमियत नहीं तुम्हारी? क्या ऐसा हो सकता है? रोशना की आंखों से एक आंसू निकलकर कागज़ पर गिरा था। इसने खत पढ़ना जारी रखा। फिर तुमने चलना सीखा। तुम्हारे 2 कदम पर गिर जाती थी और मैं तुम्हें उठा लिया करता था। और फिर जब तुमने बोलना सीखा तो दुनिया की सारी बातें तुम्हारे पास मौजूद होती थीं। तुम अपनी मासूम ज़बान से मुझे दिन भर की रवादात सुनाती और मैं सुनता रहता। मुझे आज भी याद है वो दिन जब तुम पहली बार स्कूल गई थी। तुम क्लास की खिड़की से मुझे हाथ हिलाते हिलाते रो पड़ी थी और मैं और रोशना हंसते हुए तुम्हें तसल्ली दे रहे थे। और फिर मेरी ज़िंदगी में वो वक्त आया जब वतन को मेरी ज़रूरत थी। तब तुम 12 साल की थी। मैं अपनी 12 साल शहजादी की तस्वीर अपने जहन के पर्दे पर महफूज किए घर से निकल पड़ा। ऑन और रज़ा तो कैडेट एकेडमी में महफूज थे, पर मुझे तुम्हारी फिक्र रहती थी। कोई मेरे इरादे कमज़ोर करने के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचाए, ये मैं नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने यहाँ मशहूर करवा दिया कि मैं मर गया हूँ, ताकि अगर मेरा कोई दुश्मन हो तो वो यही समझे कि मैं मर चुका हूँ और तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए। रही बात ये कि बाकी सबको कैसे पता चला, तो बेटा ऑन और रज़ा तो आर्मी में हैं। इन्हें मेरे बारे में पता चल ही जाना था। और तुम्हारी माँ, मेरी बेटी, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी ही तरह अनजान थी। काश कि कल रात तुम पूरी बात सुन लेती। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल गया? भला कोई सांस लेना भी भूल सकता है? मैंने 10 साल तैयार गैर में गुजारे हैं बेटा। तुमने यहाँ एक आज़ादी ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन मेरे सर पर पल पल पकड़े जाने और गिरफ्तार होने का डर रहता था। मैं मर जाऊँ परवाह नहीं, लेकिन कोई मुझसे मेरे मुल्क के राज ले ले, ये मुझे गवारा नहीं।
10 साल में कितने ही रमज़ान, कितनी ही ईदें आई होंगी, लेकिन मैंने कोई त्यौहार नहीं मनाया, सिर्फ अपने मुल्क की खातिर। मेरे जहन में तुम्हारी बस एक तस्वीर थी, जिसे याद करते हुए मैं ये सोचता कि अब तुम इतनी बड़ी हो गई होगी, और अब इस साल तुमने स्कूल पास कर लिया होगा, और इस साल ग्रेजुएशन। कभी सोचता कि तुम बड़ी होकर अपनी दादी जैसी होगी, तो कभी लगता कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की हमशक्ल होगी। बस एक शबिया थी जहन में तुम्हारी। इसी के सहारे 10 साल गुजार दिए, और जब मैं घर वापस आ रहा था तब इतना खुश था कि तुम सोच भी नहीं सकती। अपनी गुड़िया, अपनी शहजादी और अपनी लाडली बेटी से मिलने की खुशी ने मुझे फिर से जवान कर दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी बदगुमान हो गई। मेरी बच्ची, अगर तुम्हारे बाप से कहीं कोई गलती हुई हो तो इसे माफ़ कर देना। फ़कत तुम्हारा कम नसीब बाप। कब लौट के आऊँ, तेरा प्यार मैं पाऊँ, रहूँ तक दिया आँखा। रोशना ने रोते हुए खत बंद किया और डायरी उठाई। डायरी के हर सफ़े पर रोशना की तस्वीर चस्पा थी। किसी में वो 2 दिन की थी, किसी तस्वीर में वो इनकी गोद में थी, कहीं वो इसे खाना खिला रहे थे, कहीं वो इनके कंधे पर चढ़ी हुई थी। वो उठी और दौड़ते हुए नीचे वाले फ्लोर पर इनके कमरे में गई, लेकिन कमरा खाली था। कहीं पापा वापस तो नहीं चले गए? दिल में वहम से सर उठाने लगे। स्टडी रूम में आई तो वो वहीं थे, रॉकिंग चेयर के ऊपर से सर टिकाए आंखें मूंदे बैठे थे। इसने सुख का सांस लिया और अगले ही लम्हे रोती हुई इनके पास गई और इनके सामने फर्श पर बैठकर अपना सर इनके घुटनों पर रख दिया। इन्होंने आंखें खोली तो सामने रोशना रोते हुई दिखी। इस बेटी की आंख में आंसू, ये तो इन्होंने हरगिज नहीं चाहा था। इन्होंने इसके सर पर हाथ रखा और इसे पुकारा, रोशना। इसने सर उठाया। बाबा, मुझे मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत बुरी हूँ। वो हिचकियों से रो दी। तुम मेरी सबसे अच्छी बेटी हो, इन्होंने इसके माथे पर प्यार करते हुए कहा। चलो अब रोना नहीं, इन्होंने प्यार से कहा। अब तो आप कहीं नहीं जाएंगे ना? इसने पूछा। अगर वतन को मेरी ज़रूरत हुई तो ज़रूर जाऊँगा, इन्होंने प्यार से कहा। अब तुम्हें हंसाने के लिए क्या करें? रज़ा ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। बाबा, भैया की शादी करा दें, इसने रज़ा को छेड़ने हुए कहा। हाँ हाँ, मैं तो कब से तैयार हूँ, इसने डिढ़ाई से कहा तो सब हंस दिए। चलो सब बाहर आओ, मैंने चाय बनाई है। रुशना बेगम की आवाज़ आई। आज रुशना को अपना घर मुकम्मल लगा था।